एक दौर था when India was considered as soft state। कोई भी आता था, आतंकवादी घटना करता था और चला जाता था और हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते थे। अब वक्त बदल गया है और वक्त ये बदला है कि हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई यूजिंग अवर आर्मी और उनका टेररिस्ट कैंप नष्ट किया। पुलवामा के बाद हमने बालाकोट किया बाय यूजिंग एयरफोर्स और अब की बार टेररिस्ट बेस नष्ट किया। और पहलगाम के बाद हमने उनके 177 किलोमीटर तक अंदर जाकर नो कॉन्टैक्ट वॉर यानी मिसाइल के द्वारा ही क्या किया, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स जो बहावलपुर और मुरीदके में थे उनको नष्ट किया। यानी ग्रेजुअली अब दिखा रहा है कि भारत किसी भी प्रकार की ऐसी चीज के आगे झुकने को तैयार नहीं है। बताओ ना, लाइटर नोट में कहूं, वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में है जिसको मरकज सुभान अल्लाह कहते थे। तो एक दौर था कि यहां आते थे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, सूरत, कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? कौन से ऐसे चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं वरना कुछ बम विस्फोट हो जाएगा, बताना। यहां धमाके होते थे, वहां वो लोग बहावलपुर में बैठ के कहते थे मरकज सुभान अल्लाह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब वो दौर आया है जब जाकर एक आतंकवादी ने कहा कि मेरे 14 लोग मार दिए गए, मेरे परिवार के, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। यानी कहा वो सुभान अल्लाह कहते थे, अब कहते हैं या अल्लाह ये क्या कर दिया, या अल्लाह मेरे परिवार के 14 लोग खत्म हो गए। ये एक बदलाव आया है भारत के एटीट्यूड में। और एक और बात समझिए, आप ये कहेंगे ये तो अभी तक था, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट के लिए बताना चाहता हूं, बिल्कुल लॉजिकली देखिए कि वर्ल्ड के अंदर क्या चेंज आने जा रहा है। मैं इसके लिए कोट करना चाहता हूं, जब सोवियत संघ का डाउनफॉल हुआ 1991 में और ये मान लिया गया कि द यूएस मॉडल, दैट इज फ्री इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटल मार्केट एंड फ्री डेमोक्रेसी, इट हैज फाइनली वन द बैटल फॉर वंस एंड फॉर ऑल, द एवरीथिंग इज सेटल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड। तो एक फ्रांसिस फुकुयामा नाम के एक राइटर हुए जिन्होंने 1992 में एक किताब लिखी जिसका नाम था एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। यानी उन्होंने मान लिया ये हिस्ट्री का एंड हो गया। आज मैं कह सकता हूं 1 जनवरी 1995 को WTO बना था और जो आज, उस समय अमेरिका ने यह सोचा था कि भारत और चीन जैसे कंट्रीज की पॉपुलेशन का यूज होगा और उनकी कंपनीज पावरफुल होंगी, बट हुआ इसका उल्टा। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया, इंडिया प्रोमिनेंट इकोनॉमिक पावर बन गया। तो कई बार यह भी होता है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। और आज मैं कह सकता हूं, किसी को थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगेगा, व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन जस्ट 30 years। And now you look at the entire world, colonization lasted for just 200 years, जिसमें हम गुलाम भी रहे। Then communism lasted for less than 75 years। सोवियत संघ 1917 में बना, 1991 में बिखर गया। And now the globalization seems to be start dying in just 30-35 years। और उस समय ग्लोबलाइजेशन लाया किस लिए गया था? बेनिफिशियरी हम हुए। और अब मैं कह रहा हूं कि ये जो टैरिफ वार हो रहा है इसके बेनिफिशियरी हम होने जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? अब सिंगल पॉइंट कंट्रोल खत्म हो जाएगा, FTAs बनेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, ब्रिटेन के साथ किया, UAE के साथ किया। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे हु विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड? अब मैं कहूंगा इंडिया, तो आप कहेंगे हाउ कम यू आर सेइंग दैट इंडिया विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड? अब मैं आपको सिर्फ 2-3 फैक्ट्स बताना चाहता हूं, यू योरसेल्फ कैन डिसाइड कि व्हाट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। देखिए, अमेरिका ने नाटो के कंट्रीज से कहा, यूरोपियन कंट्रीज से, कि आप अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 5% बढ़ाइए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू। अब यूरोप के सामने ऑप्शन क्या होगा?
वो खुद अपना 5% एक्सपेंडिचर बढ़ाकर डिफेंस प्रोडक्शन शुरू करें, विच विल बी इकोनॉमिकली वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। दूसरा, यूरोप के सामने एक और प्रॉब्लम है, 2-3 बड़े कंट्रीज को छोड़ दीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कुछ हद तक इटली, बाकी सब इतने छोटे छोटे देश हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, सब कुछ किसी के पास नहीं है। वहां पे लेबर रेट इतने हाई हैं, और अगर वो टैरिफ को बचने के लिए अमेरिका में शिफ्ट करें मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां भी लेबर रेट उससे ज्यादा हाई है और पॉपुलेशन एजेड है। तो देयर इज ओनली 2 ऑप्शन, आइदर शिफ्ट टू चाइना और शिफ्ट टू इंडिया। चाइना को लेके मिसट्रस्ट है, सो बाय डिफॉल्ट, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, द ओनली डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी इंडिया। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपने देखा कि रफाल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन ने अपने फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस सर्विसेज को अभी लास्ट मंथ दिया है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, यूरोप के पास क्या है? गुड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस ग्रेड मटेरियल्स हैं, उनके पास लॉजिस्टिक्स है, फाइनेंस है, मैन पावर नहीं है। मैन पावर आउटसोर्स करनी ही पड़ेगी। और अब मैं अमेरिका और चाइना के बारे में एक एक डाटा देता हूं, मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, जस्ट ए फूड फॉर थॉट। 2 डाटा अमेरिका के बारे में और 2 डाटा चाइना के बारे में, देन यू कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर। अमेरिका में जो अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म का कल्चर चला, आज चैलेंज दुनिया में अल्ट्रा नेशनलिज्म नहीं, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। तो क्या हुआ, वही हमारे देश में भी हो रहा है, आपस में खूब लड़ो। किसमें लड़ो? अरे बाप बेटे लड़ो, पति पत्नी लड़ो, भाई भाई लड़ो, सरकार है ना, कोर्ट में जाके लड़ो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, सब जाके फौजदारी करो, मुकदमे में लड़ो और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाओ। उस कल्चर ने आपको क्या सिखाया कि जैसे ही आपके मदर फादर कुछ बोले तो आपकी सेल्फ एस्टीम जाग जानी चाहिए। ऐसे कैसे हम मान लेंगे, मेरी कोई डिग्निटी नहीं है? अरे बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़ दीजिए, मदर फादर की बात ऐसी की तैसी। वही आपको कल्चर ये बताता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन ए प्रोफेशन, देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ प्रोफेशन। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, रेफर टू रूल नंबर 1। अब आप सोचिए, उसके बाद कहा जाता कंपनी के तो कल्चर को फॉलो करो और फैमिली के कल्चर को तोड़ दो, जबकि लास्ट रिजॉर्ट आपके लिए फैमिली जाके बचती है। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद आपको क्या बताया जाता है कि अगर बॉस डांट रहा हो तो कितना भी बुरा लगे दुम हिलाते रहना है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो डांट भी रहा हो तो दुम हिलाते रहना है, सारी सेल्फ एस्टीम और सारी ईगो आके घर में दिखानी है। ये क्या है? यही वो चीज है जो मैंने कहा ना, फ्री लंच जहां से नहीं मिलता। ये आपको पानी की बोतल 10 रुपए की मिलती है, मगर इसके बावजूद फेसबुक भी फ्री है, इंस्टाग्राम भी फ्री है, व्हाट्सएप भी फ्री है, सिर्फ इंटरनेट का ही तो पैसा देना है। फ्री क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि आपके माइंड को कैप्चर करना है, जो चाहे वो समझाना है, आइडियोलॉजिकल सब्जुगेशन करना है। इसलिए ये एक अलग प्रकार का चैलेंज अमेरिका में एक्सट्रीम पे है। अब मैं बताना चाहता हूं क्यों। जब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका में आया, रोनाल्ड रीगन के जमाने में 1980 में, तो उस समय मिल्टन फ्रीडमैन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, यू कैन गो एंड चेक। ही वॉर्न द अमेरिकन गवर्नमेंट इन 82, डोंट डू दिस। उन्होंने वर्ड यूज किया, डोंट नेशनलाइज द फैमिली, क्योंकि आप सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ओन करेंगे, इट विल इवेंचुअली लीड टू इकोनॉमिक डिजास्टर। और 2024 पहला वर्ष है जब सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% हो गई अमेरिका में। यानी अब आधे लोग काम करेंगे, आधे लोग सोशल सिक्योरिटी पे रहेंगे। चूंकि पॉपुलेशन ग्रेजुअली ओल्ड हो रही है, तो इन द कमिंग डिकेड्स द राइज ऑफ सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट्स विल नॉट बी लीनियर, इट विल बी एक्सपोनेंशियल।